नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के 58वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 58th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कीर स्टारमर। ऋषि सुनक की हार के बाद कीर स्टारमर यूनाइटेड किंगडम के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी नियुक्ति आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के बाद हुई, जिसमें 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 412 सीटें आई हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के पिछले नेतृत्व से एक महत्वपूर्ण बदलाव था। कीर स्टारमर की नियुक्ति 2007 से 2010 तक गॉर्डन ब्राउन के कार्यकाल के 14 साल बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? President Draupadi Murmu visited the historic Udaygiri caves. It is located in which state? The right answer is option number D, ओडिशा। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह गुफाएं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है भारत में? Who has been appointed as the head coach of men's cricket team in India? The right answer is option number C, गौतम गंभीर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। यह T20 विश्व कप 2026, 2027 वनडे विश्व कप और 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रमुख टूर्नामेंटों में टीम की देखरेख करेंगे। 3 जुलाई को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द 3-member जुडिशियल कमीशन विच इज टू इन्वेस्टिगेट स्टैम्पीड इन हाथरस ड्यूरिंग अ सत्संग ऑन 3 जुलाई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया। वह किस कला से संबंधित थे? आर्टिस्ट कुंबले श्रीधर राव, हु वाज अवार्डेड प्रेसिडेंट्स मेडल ऑफ ऑनर, पास्ट अवे। ही वाज रिलेटेड टू विच आर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यक्षगान। प्रसिद्ध यक्षगान प्रतिपादक कुंबले श्रीधर राव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये 76 वर्ष के थे। इन्होंने यक्षगान की थेंकुथिट्टू शैली का पालन किया। ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मसूद पेजेस्कियन। सुधारवादी और उदारवादी नेता मसूद पेजेस्कियन को ईरान का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ईरान के गृह मंत्रालय ने इन्हें प्रतिद्वंदी सईद जलीली के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए हुए दूसरे दौर के चुनाव में विजेता घोषित किया। 19 मई को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मृत्यु के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव की आवश्यकता पड़ी थी। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चन टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चन टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा
120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए। है ना कमाल? इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना, जिसमें आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक कला को सामने लाया गया है, को किस रूप में जाना जाता है? द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू ब्रिंग फोर्थ पब्लिक आर्ट दैट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम मिलेनिया ऑफ आर्टिस्टिक हेरिटेज वाइल incorporating modern themes and techniques is known as, the right answer is option number C, प्रोजेक्ट परी। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला की शुरुआत की। प्रोजेक्ट परी भारत की सार्वजनिक कला का उद्देश्य संवाद, चिंतन और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना है, जो राष्ट्र के गतिशील सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देता है। महिला कलाकार प्रोजेक्ट परी का एक अभिन्न अंग रही हैं और बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी भारत की नारी शक्ति का प्रमाण है। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? द मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लिया, जिसका आयोजन 24 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में किया गया। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 2024 का संस्करण एक्सरसाइज पिच ब्लैक के 43 साल के लंबे इतिहास में सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें 20 देशों ने भाग लिया। किस राज्य सरकार ने नवु मनुजारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नवु मनुजारू प्रोग्राम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने इस शैक्षणिक वर्ष से नवु मनुजारू कार्यक्रम को शुरू करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य है छात्रों की स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क संगत होने और हर मुद्दे के पक्ष और विपक्ष को समझने की क्षमता में सुधार करना। यह छात्रों के समग्र विकास में भी सहायक होगा। इसे राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में लागू किया गया है।
दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति किस राज्य में मनाया जाता है? दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने ओडिशा के भुवनेश्वर में 5 से 11 जुलाई 2024 तक दिव्य कला मेला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग उद्यमियों और कलाकारों का सम्मान किया जाता है। इस कार्यक्रम में प्रदर्शन और रोजगार मेला भी शामिल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को सशक्त बनाना और समावेशी समाज को बढ़ावा देना है। ध्रुव सितवाला ने सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में किसे हराया? Whom did ध्रुव सितवाला डिफीट इन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप इन रियाद, सऊदी अरेबिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंकज अडवाणी को। ध्रुव सितवाला ने पंकज अडवाणी को हराकर सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते यानी MRA पर हस्ताक्षर किए? जुलाई 2024 इंडिया हैज साइंड अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA फॉर ट्रेड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते यानी म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को लागू किया है। यह समझौता दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। यह चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी या काली और हर्बल चाय और औषधीय पौधों के उत्पादों जैसे प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों के ताइवान को निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? विच स्टेट्स माइका माइंस डिक्लेयर्ड एज चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 5 जुलाई को झारखंड के कोडरमा में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने घोषणा की कि अभ्रक खनन में बाल श्रम की आपूर्ति श्रृंखला को साफ करने का यह पहला प्रयास है। भारत में 14 वर्ष तक की आयु के काम करने वाले बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। DRDO ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? विद whom has DRDO developed the indigenous light tank जोरावर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लार्सन एंड टुब्रो L&T। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत के स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जिसका व्यापक परीक्षण किया जाना है। इसे DRDO और L&T द्वारा विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 2020 के गतिरोध के दौरान एक हल्के टैंक जिसके अधिकतम वजन 25 टन हो की आवश्यकता उभरी, जिसने हल्के आसानी से तैयार किए जा सकने वाले टैंकों की आवश्यकता को उजागर किया, और उसी दिशा में यह एक कदम है। हल्के टैंक का डिजाइन सुनिश्चित करता है कि इसे हवा से ले जाया जा सकता है, उच्च कोणों पर फायर किया जा सकता है और सीमित तोपखाने की भूमिकाएं निभाई जा सकती है, जिसमें सामरिक और परिचालन गतिशीलता बढ़ जाती है। किस राज्य सरकार ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता? विच स्टेट वन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने घोषणा की कि महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। यह घोषणा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति P सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने की। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द UK? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राचेल रिव्स। 45 वर्षीय राचेल रिव्स ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर हैं।
2010 में लीड्स वेस्ट के लिए लेबर एमपी चुनी गई थी। वे 2021 में वित्त नीति प्रमुख बनी थी। रीव्स का लक्ष्य आय या निगम करों को बढ़ाए बिना ब्रिटेन की सुस्त अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मित्र वन इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की शुरुआत की। इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर 35 करोड़ पौधे लगाना है। वन विभाग द्वारा समन्वित इस अभियान में 35 वन प्रभाग और पड़ोसी राज्यों के गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रमुख जिलों में है सहारनपुर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज। शक्ति वन और युवा वन जैसी अतिरिक्त पहल भी स्थापित की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत 20 जुलाई को हो गई। व्लादिमीर पुतिन द्वारा रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया है? हु इज अवार्डेड विद द रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल बाय व्लादिमीर पुतिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। इस सम्मान की स्थापना जार पीटर द ग्रेट ने 1698 में की थी और 1998 में इसे फिर से बहाल किया गया था, जिसमें 2 सिर वाला ईगल प्रतीक और हल्के नीले रंग का रेशमी मयरे रिबन होता है। इस पुरस्कार का नाम रूस और स्कॉटलैंड के संरक्षक संत सेंट एंड्रयू के नाम पर रखा गया है, जिन्हें यूरोप और एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जाना जाता है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? इन विच स्टेट टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज लॉन्च्ड द घर घर सोलर इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में घर घर सोलर परियोजना शुरू की है। लगभग 10 लाख घर छत पर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, जिससे पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। उन्नत द्विमुखी पैनलों का उपयोग करके स्थापना में केवल 7 दिन लगते हैं। एक सामान्य 3 किलोवाट प्रणाली घरों को सालाना 27,000 रुपये तक बचत होती है और अतिरिक्त बचत के लिए नेट मीटरिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी द 22nd इंडिया रसिया एनुअल समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को। मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई मुद्दों पर चर्चा की। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, विशेष रूप से मौजूदा भू राजनीतिक तनावों के मद्देनजर को मजबूत करना था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व खबरों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व वाज सीन इन द न्यूज। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में प्रबंधन अनियमितताओं की जांच कर रही है। राज्य का 7वां और भारत का 54वां रिजर्व सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में लगभग 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें नौरादही और वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य के कुछ हिस्से शामिल हैं। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे की शिकायत के बाद वन विभाग ने 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। रिजर्व में विविध परिदृश्य और सिंगोरगढ़ किला है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रजत शर्मा। भारतीय मीडिया जगत के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इंडिया टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक रजत शर्मा को सर्वसम्मति से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) का अध्यक्ष चुना गया। यह भारत में समाचार प्रसारकों का सबसे बड़ा संगठन है, जो देश के सबसे प्रभावशाली समाचार नेटवर्क के एक मजबूत गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और रूस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितने डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हुए? इंडिया एंड रसिया एग्री टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू हाउ मेनी $million बाय 2030? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 100 अरब डॉलर। भारत और रूस ने निवेश में वृद्धि, व्यापार समझौतों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग और ऊर्जा, कृषि और बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करके 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को
100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक तक बढ़ाने का संकल्प लिया। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 22वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इनका उद्देश्य रूस और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय बातचीत को तेज करना था। किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच इंस्टीट्यूट साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन रजिस्ट्रार ऑफ शिपिंग टू डेवलप अ शिप ट्रेजेक्ट्री प्रेडिक्शन टूल एम्ड एट इम्प्रूविंग मेरीटाइम सेफ्टी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे और भारतीय नौवहन रजिस्टर यानी IRS ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए साझेदारी की है। यह उपकरण अक्षम जहाज़ों पर ध्यान केंद्रित करता है, प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। भारतीय नौवहन रजिस्टर की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के साथ एकीकृत इसका उद्देश्य बहते जहाज़ों का पता लगाकर और आसपास के जहाज़ों को फिर से मार्ग देकर प्रतिक्रिया समय को बढ़ाना है। सड़क सुरक्षा हेतु 10 वर्षों की कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर 10 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान अगले 10 साल के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इसका लक्ष्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाना होगा। विश्व बैंक विभिन्न देशों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके कार्य योजना और सड़क सुरक्षा नीति तैयार करने में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करेगा। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। डिजिटल भारत निधि DBN के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिजिटल भारत निधि। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। नहीं, यह गलत है। इसे दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के नए प्रयास में डिजिटल भारत निधि को चालू करने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। इसने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का स्थान लिया है। यह तो बिल्कुल सही है। इसका अंशदान भारत की समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है। यह भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पहला कथन गलत है। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य संरचित वित्त पोषण और परियोजना कार्यान्वयन के माध्यम से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ाना है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता यानी BBNJ समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन BBNJ एग्रीमेंट? सही उत्तर चुनना है। यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह कथन बिल्कुल सही है। यह संधि देशों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकार का दावा करने की अनुमति देती है। यह गलत है। यह संधि केवल उन महासागरों से संबंधित है जो राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है यानी 200 समुद्री मील से बाहर। पक्ष उच्च समुद्र से प्राप्त समुद्री संसाधनों पर संप्रभु अधिकारों का दावा या प्रयोग नहीं कर सकते और लाभों का निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करते हैं। 60वें अनुसमर्थन के 120 दिन बाद लागू होने पर यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि होगी। यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वोल्केनोज। कौन सा कथन सही है यह बताना है। लावा शब्द का प्रयोग पृथ्वी के अंदर पिघली चट्टानों और संबंधित सामग्रियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। गलत है यह। मैग्मा शब्द का इस्तेमाल पृथ्वी के अंदर देखी जाने वाली पिघली हुई चट्टानों और संबंधित सामग्रियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मेंटल का एक कमजोर क्षेत्र जिसे एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है आमतौर पर मैग्मा का स्रोत होता है। मैग्मा इज द लावा एबव द अर्थ सरफेस। ये तो बिल्कुल ही गलत है। लावा पृथ्वी के सतह के ऊपर मौजूद मैग्मा के अलावा कुछ और नहीं है। एक बार जब यह मैग्मा ज्वालामुखी के छिद्र के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आया तो इसे लावा कहा जाता है। इसीलिए कथन 2 गलत है।
माउंट एटना और स्ट्रॉबोली इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखियों के उदाहरण हैं। यह तो सही है, तो सही कथन होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। शहर कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शहर प्रोग्राम। कौन सा कथन सही है यह बताना है। यूनेस्को और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, गलत है यह। महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए शहर कार्यक्रम शुरू किया है। इससे महिलाओं को व्यवसाय विकास और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह तो बिल्कुल सही है। सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। यह एक व्यापक ऋण शिक्षा कार्यक्रम है जिसे महिला उद्यमियों के बीच वित्तीय साक्षरता और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल से महिलाओं को व्यवसाय विकास और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों तक पहुंचने में सक्षम होने की उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME सेक्टर इन इंडिया। कौन सा कथन सही है यह बताना है। MSME के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा UK सिन्हा समिति का गठन किया गया था। यह बिल्कुल सही कथन है। MSME वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगभग 30% का योगदान देते हैं, जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह भी कथन सही है। MSME संबंध पोर्टल का उपयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा MSME से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किया जाता है। यह भी कथन सही है। तो सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।